जय हिंद, जय हिंद एंड जय हिंद। जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो तुम लोग? मज़े में कट रही है ना? नहीं, मज़े करने का वक्त नहीं, मेहनत करने का टाइम है ये। तुम्हें पता ही होगा हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिनका नाम है यूनिवर्स एंड कॉस्मोलॉजी और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यूनिवर्स एंड कॉस्मोलॉजी हमने देखा था कैसे यूनिवर्स बना है, कौन कौन से हाइपोथेसिस होते हैं, कौन कौन से थ्योरीज हुई, कौन से उसके एविडेंसेस हुए और कौन साइंटिस्ट ने उसको दिया था। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में हमने देखा कि अर्थ का शेप क्या होता है, अर्थ कहाँ से गुजरती है, क्या लॉन्गिट्यूड होती है, क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में। तो हमारा आज आपका अनमोल भैया आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या होता है? इंटीरियर ऑफ अर्थ से आपको समझ आ रहा है अर्थ के अंदर की बातें होंगी। इसके अंदर अर्थ के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में, मतलब इस चैप्टर में। तो मैं तुमसे क्लास शुरू करने से एक हमारा रिचुअल पूरा करेंगे जिसका नाम है, और जयकारा लगाएंगे भारत माता की, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द क्लास। सो ऑफिसर्स, एनडीए ज्योग्राफी चल रही है, क्लास नंबर 3 है, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ने वाले हैं। लेकिन तुमसे मेरा कुछ सवाल है, पहले उसका जवाब दो। कुछ इसमें बेसिक से वो हमें क्लियर करके चलने हैं। सबसे पहले शेप ऑफ अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? हमारे अर्थ की शेप क्या है बाबू? क्या है? यस करेक्ट, जियोइड। जियोइड शेप है, मतलब अर्थ लाइक शेप। समझे क्या मतलब? क्या हुआ था ना कि हमारा जो प्रीमोडियल स्टेज था, मतलब प्रीमोडियल स्टेज मतलब अर्ली स्टेज, अर्थ का अर्ली स्टेज बहुत वॉलेटाइल स्टेट था। मतलब कि अलग अलग स्टेट थे। जैसे पहले बहुत ज़्यादा आग की गोले जैसा था, फिर बारिश हुई, साइनोबैक्टीरिया पैदा हुआ और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करके पूरा अर्थ बना। ठीक है, तो हम आगे ये देखने वाले हैं कैसे अर्थ बना था, क्या हुआ था। ठीक है, और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ की होती है पूरे सोलर सिस्टम में। मतलब द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज मोस्ट इन द सोलर सिस्टम। ओके, गॉट इट? बढ़िया। चलो अब देखो, तो हम चैप्टर चालू करते हैं। उससे पहले तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन है, यहाँ पे पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। अ वुमेन विथ अ बिग ड्रीम्स कांट रिलैक्स। मतलब जिनके बड़े सपने होते हैं ना, वो बैठते नहीं है भाई। वो तुमने सुना होगा ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रहेगी और उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर पीछे मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर चालू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक क्या कवर होने वाले हैं? टॉपिक से कवर होने वाले हैं पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये हमारी 1 शॉर्ट सीरीज है इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारी ये 1 शॉर्ट सीरीज है आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कैसी है तुम्हारी एनर्जी? हमेशा हाई रहनी चाहिए, जोश पूरा रहना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ। लेयर मतलब क्या समझते हो? तुम पहनते हो ना, कपड़े पहनते हो, कपड़े में कैसे पहनते हो? नीचे वेस्ट होती है, उसके ऊपर से तुम एक टी शर्ट पहनते हो, ऐसे पूरा रंग की व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनते हो, उसके ऊपर पहनते हो तुम ब्लैक रंग का जैकेट, लेदर जैकेट। जैकेट नहीं बना, पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, वैसा तुम पहनते हो ना, तो बोलते हो भाई ये कल्चर चल रहा है, वी आर जेंजी हम, हमारी एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल नहीं, इसे कहते हैं लेयरिंग। आपने लेयरिंग की है कपड़ों की, आपने लेयरिंग की है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये कपड़ों की लेयरिंग को ही, जैसे आप कपड़ों की लेयरिंग करते हो, पहले ऊपर लेदर जैकेट, अंदर टी शर्ट, उसके नीचे वेस्ट, वैसे ही हमारे अर्थ की भी लेयरिंग हुई है। सबसे नीचे, सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, वैसे ही लेयरिंग हुई है। वैसे ही समझना है हमें इसको भी। तो सबसे पहले इधर देखो, ये हमारा अर्थ हो गया, हमने देखा भी था वैसे एक्चुअली, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो एक बार फिर से ऐसे ऐसे। सबसे ऊपर क्या होता है? क्रस्ट होता है ना बेटा, क्रस्ट। उसके नीचे क्या होता है? मेंटल होता है ना बेटा, हाँ मेंटल होता है। उसके नीचे क्या होता है बेटा? कोर होता है ना, कोर, हाँ कोर होता है। अब देखो, जैसे तुम्हारे क्लास 1 पे पढ़ते होगे तो वो होगा ना 1AB, क्लास 2 AB, क्लास 3 AB होता होगा ना। वैसे यहाँ होता है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, या अप इनर बोल सकते हो। अपर की जगह इनर यूज़ करो और लोअर की जगह
आउटर यूज़ करो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अपर की जगह आउटर यूज़ करो और इनर की जगह तुमने यूज़ किया है लोअर, ठीक है, वैसा ही सेम हो गया ये। तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रस्ट क्या होता है, देखो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट एंड थिन लेयर विथ अर्थ थिकनेस नॉर्मली बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर। मतलब 30 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी थिकनेस होती है। यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना क्या, 30 to 50 किलोमीटर, मतलब जो इसका थिकनेस होगा ना वो तुम्हें याद करना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, और क्या इसमें मेटल्स होते हैं ये तुम्हें याद करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखो तुम बोलोगे अब दो तरह क्रस्ट, अब इस क्रस्ट के अंदर भी दो तरह क्रस्ट है भाई, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट। अब देखो अब उसके अंदर भी दो पार्ट है, पहला ओशियनिक क्रस्ट और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब तुम देखते होगे ना ऐसे आता होगा, ऐसे बना हुआ होगा, मतलब ऐसे कैसे बना हुआ है इधर देखो। तुम क्या करते हो जब पानी में उतरते हो ना, तुम गोवा गए हो, ये पूरा पानी भरा हुआ है, तुम उतरे इसके अंदर, कैसे उतरोगे, ऐसे उतरोगे ना, ऐसे उतरोगे, नीचे गए ऐसे, तुम ऐसे उतरोगे नीचे ना, ऐसे उतरोगे धीरे धीरे, ऐसे गए ऐसे गए, तो नीचे जा रहा हो ना नीचे। रुको इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर में कर देता हूँ, वेट, ये तुम्हारा आदमी हो गया, ठीक है, मतलब तुम हो गए। अब ये धीरे धीरे चलेगा, अबे चल जा, क्या हो रहा है, भूत आ गई क्या इसके अंदर? अरे यार क्या चल रही है, एक मिनट बस, ये लो, ये चल दिया। तो मैं गया ये पानी 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 नीचे गया ना, मतलब क्या क्रस्ट ही है ये पूरा क्रस्ट ही है ना बेटा, ये पूरा क्रस्ट है ना। तो एक नीचे है एक ऊपर है, जो ऊपर रहेगा मतलब वो कॉन्टिनेंट है, पानी के ऊपर है कॉन्टिनेंट है, उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो पानी जिसके ऊपर रहेगा उसे बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। तो तुम्हें ऑब्वियस ये बात बताओ, मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ मेरे को ये कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बड़ा रहेगा या ओशियनिक क्रस्ट? ऑब्वियस सी बात है, मोटाई में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होगा और ओशियनिक क्रस्ट पतला होगा। नहीं यकीन आता? नहीं मास्टर आप पे यकीन नहीं है, नहीं है ना यकीन? रुको उनको दिखाता हूँ मैं, इधर देखो। अब मुझे ये बताओ, ये तो लिथोस्फीयर छोड़ दो, यहाँ क्रस्ट देखो, ये क्रस्ट की ये लेंथ देखो और क्रस्ट की ये लेंथ देखो, कौन सी बड़ी है, ये वाली है कि ये वाली है? हाँ ये वाली है। मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा मोटा होता है, जाड़ा होता है, बड़ा होता है, और ओशियनिक क्रस्ट हमारा छोटा होता है, प्यारा होता है, क्यूट सा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हमारा ये वाला पॉइंट भी चमक गया, ये वाला पॉइंट भी चमक गया। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस कितनी होगी? 5 से 30 किलोमीटर के बीच में, पतला है ना वो। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 to 30, लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 50 to 70। अब तुम मुझे एकदम कॉमन सा एकदम LKG UKG वाला क्वेश्चन का जवाब दे दो, 5 बड़ा होता है या 50 बड़ा होता है, 30 बड़ा होता है या 70 बड़ा होता है? अब तुम रेंज में देख लो, अब तुम ही बता दो। अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चला तो एक काम करो, ऐसे ढीला हाथ लो, चटक चक चढ़ अपने आप को थप्पड़ मारो। मार लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो ये तुम्हारा क्लियर हो गया ये वाला। अब इस साइड में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। क्रस्ट की जो आउटर कोर होता है, आउटर जो तुमने पहना हुआ है जैकेट, लेदर जैकेट तुम्हारा क्रस्ट हो गया। वैसे ही बात है यहाँ पे, सबसे जो थिनेस्ट पार्ट होता है, थिन लेयर विद द अर्थ थिकनेस नॉर्मली बिटवीन द 30 to 50 किलोमीटर। मतलब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी को हम क्रस्ट कहते हैं। दो तरह की क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट की रेंज होती है 5 से लेकर 30 के बीच में, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस होती है 50 से लेकर 70 के बीच में। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ो। प्लेट्स हो गए, मतलब ये चीज़ तुम देख लिए ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखो, अब इसका तुम्हें एक लाइव एग्जांपल तुमने देखा होगा, जब तुम प्लेटफॉर्म ट्रेन में जाते होगे ना, तो तुम्हारा दिखता होगा कि भाई कल्याण 6 किलोमीटर, मतलब कल्याण 6.62 मीटर्स अबव द सी लेवल। मुंबई सेंट्रल सॉरी, कल्याण 8.84 मीटर्स। नई दिल्ली 214, मतलब 214.42 मीटर्स ऊपर, मतलब
पानी के सतह से कितना ऊपर, ये मतलब वो अबव द सी लेवल। समझे क्या? कौन से पानी की बात हुई, समझ गए क्या? चलो वेरी गुड। बस वही समझाने के तुमको रखा गया था यहाँ पे ये चीज़ कि तुम क्रस्ट के बारे में समझ जाओ। चलो नेक्स्ट हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा सा तेज चल रहे होगे, तुम समझ रहे होगे बातों को, कोई ऊपर नहीं जा रही होंगी बातें तुम्हारे दिमाग से। हाँ वेरी गुड। चलो अब क्या है, मेंटल की बारी आती है। तो मेंटल की बारी आती है आफ्टर क्रस्ट मेंटल इज लोकेटेड, मतलब पहला क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है। जैसे तुम सबसे ऊपर तुमने लेदर जैकेट थी, क्रस्ट जैसा समझ लो, और उसके नीचे तुमने वाइट टी शर्ट पहनी है, क्या टी शर्ट पहनी है वाइट, तो वो तुम्हारा मेंटल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब मेंटल के भी 2 पॉइंट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, या इनर मेंटल या आउटर मेंटल, ऐसे ही तुम पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से है कि तुम इसको याद रखो, इनर आउटर या फिर अपर या लोअर। अपर लोअर रखोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, तुम्हें बोलने में आसानी पड़ेगी। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, समझ गए क्या? चलो बहुत बढ़िया। मेंटल देख रहे हैं। आफ्टर क्रस्ट मेंटल इज लोकेटेड, ऑब्वियस सी बात है, एकदम सिंपल सा है, क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा। इक्वेशन इज रफली 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 66% ऑफ इट्स मास, मतलब कि इक्वेटर है वो 83% रफली है और 67% मास है उसका, अर्थ के मास के, मतलब रफली, मतलब एक तुम्हारा प्रपोर्शन दिया गया है कि 83% जो अर्थ की वॉल्यूम है वो मास के अंदर पाई जाती है, और 67% जो अर्थ का 83% वॉल्यूम है वो हमारा मेंटल के अंदर पाया जाता है, और 67% मास हमारा मेंटल के अंदर पाया जाता है। द अपर प्रपोर्शन मतलब क्या, देखो अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है एस्थेनोस्फीयर। इस पूरे स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब यह हुआ कि एस्थेनोस्फीयर वो होगा जिसमें लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल लगेगा, उसे हम बोलेंगे क्या? एस्थेनोस्फीयर। समझे क्या? नहीं समझे? देखो अगर मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखाऊँ, कहाँ बना के दिखाऊँ, यहाँ बना के दिखाता हूँ। कुछ अर्थ का जो लेयरिंग है ना, अर्थ की कुछ लेयरिंग है ना, कैसे बनी है? ऐसे बनी है, देखो। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा ब्राउन पकड़ते हैं, ये सबसे ऊपर वाला है ना, इसे हम बोलेंगे अपर क्रस्ट। क्या बोलेंगे? अपर क्रस्ट। ठीक है, अब उसके नीचे वाले को क्या बोलेंगे? थोड़ा लाइट कर दिया शेड, इसे क्या बोलेंगे? लोअर क्रस्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको क्या बोलेंगे? अपर मेंटल बोलेंगे क्या? और उसके नीचे वाले क्या बोलेंगे? लोअर मेंटल बोलेंगे क्या? उसके नीचे वाले क्या बोलेंगे? आउट इनर कोर या अपर कोर। और उसके नीचे वाले क्या बोलेंगे? लोअर कोर। हाँ, तो इसमें ही एस्थेनोस्फीयर आता है। वो कौन सा आता है? ब्लैक लिख, चलो। एस्थेनोस्फीयर का मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट जहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। कौन कौन सा बेटा? लोअर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज इक्वल्स टू एस्थेनोस्फीयर। समझे क्या? अब समझ में आया, अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल दोनों मिला के एस्थेनोस्फीयर होता है। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो समझ रहे हो तुम, तेज हो रहे हो। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा मेंटल भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है, प्यारा से क्यूट सा छोटू सा चैप्टर है। ठीक है,
अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आगे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये चल के, ठीक है। एस्ट्रोनॉस्फेयर से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, तो थोड़ा सा फोकस एस्ट्रोनॉस्फेयर पे करेंगे चीज़ों को। इतना टाइम लेके समझा है, इसका मतलब ये है कि ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी तीसरी लेयर मतलब वेस्ट की बारी आ चुकी है, मतलब कोर की बारी आ चुकी है। अब कोर क्या होता है? कोर कहीं भी तुम वर्ड सुनोगे ना, मतलब ये कोर हो गया उसका सबसे अंदर वाला भाग, या फिर सबसे उसका मिडिल पॉइंट बोल दो। जो मिडिल पॉइंट होगा उसे कोर कहेंगे, ठीक है। भाई कोर क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ वेरी हैवीली मेटल्स कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। अब देखो यहाँ पे किसी आयरन की बात हुई, और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोर में, क्रस्ट में और मेंटल में कहाँ कौन कौन से आयरन पाए जाते हैं। पहले कोर का सुन लो। कोर के अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम होता है नीफे, मतलब निकल और आयरन, मतलब NiFe। Ni से निकल, Fe से आयरन, ठीक है। निकल और आयरन नाम करके कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं जो कोर में ही पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे नीचे है क्योंकि ये हेवेनली होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंस होता है, सबसे भारी होता है, इसकी वजह से सबसे कोर में पाया जाता है। जब भी तुम्हें निकल या आयरन निकालना पड़ेगा, तुम्हें खुदाई करनी होगी, और पूरा जो कोर है ना, मतलब ज़िंदगी में तुम खोद नहीं सकते उतना, लेकिन जो पूरा कोर है ना वो सबसे भारी मेटल से बना है, जिसका है निकल और आयरन। समझ गया क्या? नीफे। इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज द नीफे लेयर। वही बोल रहा हूँ मैं तुम्हें कि इसे नीफे लेयर भी बोलते हैं। NiFe मतलब Ni से निकल, Fe से आयरन, ठीक है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ द 2000। अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है उतना, ये बोल रहा है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है ना, वैसे ही मेंटल और कोर, मतलब मेंटल के मतलब क्या आ गया? मेंटल यहाँ पे आ गया। यहाँ देखो इसकी कौन सी बाउंड्री की बात हो रही है यहाँ पे? इससे बताऊँ, इससे बताएंगे। चलो कौन सी बाउंड्री की बात हो रही है? ये बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब ये ऊपर वाला मेंटल हो गया ना, ये दोनों कोर हो गया। तो कोर और मेंटल के बीच की बाउंड्री का कौन से कितने किलोमीटर पे है? 2900 किलोमीटर्स पे है। अब सुनो, मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स। कौन सा? IMP बॉक्स। कौन सा बॉक्स? IMP बॉक्स। मतलब सब भूल जाना कि ये मत भूलना। क्या क्या है इसमें, क्या नहीं भूलना है तुम्हें? यार देखो, फर्स्ट जो क्रस्ट होता है, अरे यार, जो क्रस्ट होता है उसमें कौन से मेटल्स पाए जाते हैं? उसके अंदर सीमा लेयर पाई जाती है, Cl लेयर पाई जाती है। रुको बताता हूँ तुम्हें कैसे। क्रस्ट मेंटल के अंदर सीमा पाया जाता है और कोर के अंदर नीफे पाया जाता है, सही। अब तुम बोलोगे भाई क्रस्ट क्या, ये Cl क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है? इसमें SI का मतलब होता है सिलिकन, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, और Ni का मतलब होता है निकल। और निकल वो नहीं, बट निकल वो नहीं, निकल मतलब एक धातु का नाम है। Fe मतलब होता है आयरन, और Ma मतलब यहाँ पे मैग्नीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं हो, मैग्नीशियम Mg से होता है, ये मैग्नीज है। Ma मतलब मैग्नीज, ठीक है। SI सिलिकन, एल्युमिनियम की लेयर। क्रस्ट के अंदर सिलिकन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। मेंटल के अंदर सिलिकन और मैग्नीशियम, मैग्नीज पाए जाते हैं। कोर के अंदर निकल एंड आयरन पाए जाते हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, गले में दर्द है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो आज का लेक्चर, ठीक है। अब देखो, तुम्हें डेंसिटी याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं चाहूँगा कि एक बार याद कर लो। इतना याद कर लो कि सबसे कम डेंस क्या होता है और सबसे ज़्यादा डेंस क्या होता है। सबसे कम डेंस होता है सबसे ऊपर वाला, मतलब क्रस्ट सबसे ऊपर सबसे कम डेंस होगा। मतलब क्या कि अगर तुम पत्थर और एक अपना बाल तोड़ के पानी में रखोगे, कौन सा डूबेगा? जो भारी होगा, मतलब जो पत्थर डूब जाएगा अंदर और पानी तैरने लगेगा। मतलब जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे हल्का लेयर होगा, जो सबसे अंदर रहेगा वो सबसे भारी लेयर होगा। इसी के साथ तुम याद कर सकते हो इसको कि जो क्रस्ट होता है उसका सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी होता है, और जो कोर रहता है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। समझे क्या? चमका गया? चमक गया, वेरी गुड। अब दूसरा, ये तुम्हारे NDA के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? अब डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या? हाँ, वही बॉर्डर वाली बात।
अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे हम बनाया नहीं। अब इसमें हर जगह पे एक बॉर्डर है, कैसी बॉर्डर है देखो यहाँ पे, देखो बॉर्डर दिखाता हूँ तुमको, देखो एक यहाँ बॉर्डर है, एक यहाँ बॉर्डर है, एक यहाँ बॉर्डर है, एक यहाँ बॉर्डर है, एक यहाँ बॉर्डर है ना बॉर्डर। अब जब बॉर्डर है तो बॉर्डर के नाम भी होंगे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, धुरन लाइन, कहाँ कहाँ है तुम बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो इन बॉर्डर का ही नाम है। अब क्या क्या नाम है, सबसे पहला आता है कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी यहाँ से कंटिन्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पे रुक गया। कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है जो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है, उसका नाम है कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का है, जो क्रस्ट एंड मेंटल के, अपर मेंटल के बीच में है, मतलब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। रेपिथी डिसकंटिन्यूटी आती है तुम्हारी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये भी तुम्हारे लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था इंडिया में कि सबसे नीचे वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, तुम्हें पता होना चाहिए लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। जितने मैंने ये सर्कल किए हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं। एनडीए एग्जाम में ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मेन में, मतलब क्रस्ट मेंटल के बीच का पूछ लेंगे, कोर मेंटल के बीच का पूछ लेंगे, तो वो तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है तुम्हारी अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में, ठीक है, मतलब जो इसके बीच में यहाँ पे आ गया लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, रेपिथी डिसकंटिन्यूटी, मोहर डिसकंटिन्यूटी, और यहाँ पे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट आता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी। मुझे पता है तुम्हें याद नहीं हुआ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि एक पेज ऐड कर सकूँ, यहाँ पे इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। देखो आ जाओ, एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं इस चीज़ों को। कैसे, इधर देखो, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। सबसे ऊपर आता है तुम्हारा लोअर क्रस्ट, सॉरी अपर क्रस्ट। सेकंड आता है तुम्हारा लोअर क्रस्ट। तीसरा आता है तुम्हारा अपर मेंटल। दूसरा आता है तुम्हारा लोअर मेंटल। उसके नीचे आता है तुम्हारा अपर कोर और नीचे आता है लोअर कोर, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इनके नाम होते हैं, सबसे ऊपर कौन सा था, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, उसके नीचे कौन सा था, मोहो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है डिसकंटिन्यूटी। उसके नीचे क्या था, रेपिथी डिसकंटिन्यूटी। उसके नीचे क्या था, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके नीचे क्या था, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ऐसा ही था क्या, यही था क्या, तुम्हें ये याद करना था, हाँ, यही याद करना था आपको। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मोहो, लेहमैन, गुटेनबर्ग, मतलब दो बच रहे हैं, वो भी तो याद कर ही लो, इससे अच्छा तो फॉर अ सेफ हैंड्स, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अब अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम और भी अच्छे से देखेंगे जब हम इसको अर्थ को पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चला अंदर कैसे है क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे पता चला कि अंदर ये सब है। अभी ये जान जाओ कि ये होती हैं। अब उससे पहले हम ये देखेंगे आज थोड़ा सा एक पार्टी करने का मूड हो रहा है, पार्टी करने का मूड हो रहा है। मास्टर आप तो ऑनलाइन बैठे हो, पार्टी कैसे करेंगे, पार्टी करने का मूड हो रहा है क्योंकि आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी नादानी, मतलब तेनू शरारत सिखावा जे तो नैना लड़ावा, तुमने सुना होगा ना। देखो हम करने वाले हैं एक शरारत, तो हम एक पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा थ्योरी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं लाल, मैं पीले, मेरे हरे, मेरे नीले। अब इसलिए इसने सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इसने दिया किसने, ये कौन है भाई साहब, यही है हमारे पार्टी, यही करवाएंगे हमको आज
पार्टी कैसे कराएंगे, देखो इधर पार्टी क्या होती है, इधर देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये होती है जिसमें पहले समझो दिया किसने दिया, एल्फ्रेड वैगनार। इधर देखो लिखा होगा, ये है वो शख्स जिनका नाम है एल्फ्रेड वैगनार। अब क्या होता है, एल्फ्रेड वैगनार ने क्या किया, क्या नाम था इनका, एल्फ्रेड वैगनार। एल्फ्रेड वैगनार। अब तुम्हें याद कैसे रखोगे, ड्रिफ्ट मतलब मेरे को ड्रिफ्ट मारना जानते हो ना, कार को पूरा से स्लाइड करा देना, ठीक है, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट मारना। तुमने ड्रिफ्ट मारी कौन से, वैगनार कार से, ठीक है, कौन सी कार से, वैगनार कार से। तुमने ड्रिफ्ट मारी कौन से कार से, वैगनार कार से। तो बस आगे एल्फ्रेड ही लगाना है, समझे क्या, लेम था पता है मुझे। देखो तो होता क्या है ना, ये होते हैं थोड़ा एक पार्टी में थोड़ा लिटिल लेते हैं, लिटिल क्या होता है, लिटिल तुम जो समझ रहे हो गलत है, चाय बिस्कुट, चाय है चाय, बोलते हैं लिटिल चीयर्स, लिटिल। अब देखो लिटिल में क्या होता है ना, जैसे लिटिल अंदर जाती है वैसे ही क्या होता है कि अंदर का दानव जाग जाता है, तो बोलता है अरे शांत हो जाओ रे, सब बैठो। एक ये मंच पे खड़े हो जाते हैं, कौन, एल्फ्रेड वैगनार जी। और नीचे कौन थे, उनकी ऑडियंस हो गई बाकी जो साइंटिस्ट थे, ये बोलते हैं आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हमारी जो धरती थी वो पहले कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड नहीं थी। तो पूछो हैं, सारे साइंटिस्ट बोले हैं क्या बक रहे हो, तो बोला कि अरे भाई मैं सही बक रहा हूँ। बोला कैसे बताओ, बोला कि कहना क्या चाहते हो, पूछा उससे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, देखो ये हमारी अर्थ है, हाँ बेटा अर्थ है हमारी, अभी ये हमारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, सही, हाँ भाई सही, कॉन्टिनेंट्स हो गए। बोला इन्होंने कि देखो हमारी पहले ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे ना, वो एक कॉन्टिनेंट थे जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, एक जाइंट कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। फिर क्या हुआ, बहुत सारे इरप्शंस हुए, टूटे, बहुत चीज़ें हुई जिसकी वजह से दो पार्ट में टूट गया। जब ये दो पार्ट में टूट गया तो इसका दो नाम हो गए, क्या हो गया, ऊपर वाले का नाम लॉरेंशिया, दूसरा नीचे का नाम गोंदवाना, और बीच में जो सी है उसका नाम था टेथिस सी, और यहाँ के सी का नाम था पेंथलासा। कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया और जो सी का नाम था पेंथलासा। और बाद में टूटते टूटते क्या हुआ था कि वो अब आज के ज़माने वाला अर्थ बन चुका है। बोला अरे क्या बक रहे हो, कोई तो प्रूफ होगा आपके पास, मतलब क्या बोल रहे हैं, जाइंट कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया, और जो पूरा सी था बाकी उसका नाम था पेंथलासा। बाद में टूट गए, ऊपर वाले का नाम हो गया लॉरेंशिया, नीचे वाले का नाम हो गया गोंदवाना। अब क्या हुआ ऐसा, लॉरेंशिया गोंदवाना, अब क्या हुआ कि बाद में जाके ये अलग अलग हो गए। बोला भाई क्या बक रहे हो, ये कोई प्रूफ है आपके पास, कैसे हम आपकी बात का बात माने। तो बोला हाँ जी प्रूफ है मेरे पास। बोला फिर लाइए, तो बोले सुनिए, फिर बोला लाइए, फिर बोला सुनिए। तो हुआ क्या, बहस हो गई। जब बहस हो गई तो बोला कि अच्छा तो पहला प्रूफ ये लीजिए। बोलते हैं क्या कि आप एक काम करो, ये अल्फ्रेड बोलते हैं भाई साहब एक काम करो आप। और हाँ बताइए क्या करना है, आप ये सारे को जोड़ दो। मतलब जैसे आपने पजल खेला होगा ना, कैसे खेला होगा, मान लो कि मैं आपका मुंह बनाया था ऐसे, माइटी ये तरह मुंह बना रहा हूँ, और मैं इसको कट कर दूँ। कैसे कट कर दूँ, बीच से ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ, और फिर इसको ऐसे बिखेर दूँ। मतलब अलग अलग पार्ट में इसका फेंक दूँ, इसको इधर फेंक दूँ, इसको इधर, अलग अलग पार्ट में फेंक दो। अब बोलो तुम इसको जोड़ दो, तो तुम पजल बनाओगे ना, पजल बनाओगे। वैसे ही उन्होंने बोला आप एक काम करो, पूरे को ऐसे पजल की तरह सोचो और जोड़ के देखो एक बार। तो बोला जोड़ के देखो, बोला हाँ जोड़ के देखिए,
ये वाला यहाँ फिक्स हो जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये वाला चीज़ यहाँ फिक्स हो जाएगा, ये वाला यहाँ। ऐसा लगता है ना कि ऐसे मतलब कफलिंग बनी हुई थी, कैसे ऐसे बनी हुई थी ऐसे। बाद में क्या हुआ था, अलग दोनों को तोड़ दिया गया था। मतलब क्या हुआ था, डिलीट लेट हुआ क्या था, पहले ऐसे था फिर ऐसे था, इसी में क्या हुआ बीच में से ऐसे तोड़ दिया गया इसको, हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बोला अरे सही बोल रहे हैं भाई ये तो यहाँ बोला भाई, ऑडियंस ने बोला वाह वाह क्या बात है एल्फ्रेड वेगनर जी, आप तो हीरो हैं, जीनियस है, साइंटिस्ट नंबर 1। उनको गोद में उठा लिया, ऐसे उछालने लगे ऊपर की तरफ, वाह साइंटिस्ट जी मज़ा ही आ गया। ये बोला अरे इतना ही नहीं अभी और सुनिए। बोला ठीक है सुनाइए, तो बोला सुनिए, सिमिलर मतलब क्या बोला गया, सिमिलैरिटी ऑफ फॉसिल्स इन द कॉन्टिनेंट। हुआ क्या कि जो कॉन्टिनेंट के फॉसिल्स थे ना, फॉसिल समझते हो, घड़ी वाला नहीं, फॉसिल मतलब जो मर जाता है अंदर दब जाता है उसमें फॉसिल्स बन जाते हैं। मतलब जो फॉसिल्स यहाँ था वो फॉसिल्स यहाँ भी था। मतलब मान लो कि एक यहाँ से आदमी मरा हुआ है, ठीक है, ये आदमी मरा हुआ है, इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि आधा जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट इधर मिल रहा है और इतना वाला पार्ट इधर मिल रहा है सेम पोजीशन पे। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या यहाँ से आदमी तैर के गया हुआ है यहाँ पे मरने के लिए आधा? नहीं। तो बोला हाँ आप तो सही बोल रहे हैं। तो एल्फ्रेड तो कोई इन्होंने गोद में उठा लिया, बोला वाह वाह एल्फ्रेड जी मज़ा ही आ गया, आप तो हीरो हैं एकदम, मज़ा ही आ रहा है मेरे को तो। बोला अरे अभी और सुनिए, जोश में आ गए, एक और लिटिल गया अंदर उनके। बोला अभी इतना नहीं अभी और सुनिए, सिमिलैरिटी ऑफ एज ऑफ रॉक, मतलब कि जो रॉक के एज यहाँ पे थे वही सेम के रॉक के एज यहाँ भी थे। बोला अरे भाई साहब ऐसा होता है क्या? मतलब जो रॉक का एज वहाँ, मतलब यहाँ का एज का रॉक का था 1800, यहाँ भी था 1800। बोला भाई साहब ये तो सेम हो रहा है हर जगह। तब तक तो एल्फ्रेड वेगनर पूरा एकदम हवा में थे, इनको गिफ्ट विफ्ट करने लगे सब लोग, बोतल खुलने लगे, ठकाठक बोतल्स खुल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स खुल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो अब क्या हुआ, बोला कि अभी और नहीं इतना सुनिए, इसमें ये भी पता चला हमें कि अंटार्कटिका में, नीचे अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में कोल के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। मतलब क्या पहले वो ऊपर होगा बाद में वो नीचे आया है? तो बोला हाँ भाई क्या बात बोल दी जी इन्होंने, तो इनको तुरंत अभी के अभी आईएएस घोषित कर दीजिए। बोला कि अरे अभी नहीं और सुनिए, ठीक है। बोला क्या, प्लेजर डिपॉजिट्स, मतलब क्या जो हमारे मिनरल्स के डिपॉजिट है वो भी पाए जा रहे हैं सेम। मतलब जो मिनरल हमें यहाँ मिल रहा है वो मिनरल हमें यहाँ भी मिल रहा है, जो मिनरल हमें यहाँ मिल रहा है वो हमें यहाँ मिल रहा है। बोला भाई साहब आप तो जीनियस हैं, जीनियस। बोला हाँ जी बिल्कुल। अब बोला क्या कि ऐसे में क्या हुआ ना कि सब यहाँ पे जश्न मना रहे थे, इनको पूरे एकदम पार्टी चल रही है, दबा के सब कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, इसको अलग अलग बनाता हूँ। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था ऑथर हॉल में। इन्होंने बोला दया, क्या बोला इन्होंने, सब कर रहे थे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया जी, आपका तो कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि अरे ये क्या बक रहे हो, ये क्या तुम बोल रहे हो भाई? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने मतलब बोला कि अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो ये है अर्थ कैसे टूट गया? मतलब आपने तो रीजन बताया नहीं ना, आपने बोला कि फोर्स हुआ, फोर्स का अट्रैक्शन हुआ, बीच में टूट गया। क्या आपने ये तो बताया ही नहीं ना कि फोर्स का अट्रैक्शन हुआ, तो हुआ कैसे? तो बोला हाँ भाई ये तो मैं बोलना ही भूल गया। तो इन्होंने बोले अरे यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट थे उनको उठा के फेंक दिया। बोला अरे ये बताओ पहले तब मानेंगे तुम्हारी बात। तो बोला हाँ ये तो बता रहा, भूल गया मैं। तो इन्होंने बोला अरे सुनिए मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या था, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, जो हमारी अर्थ है ये हमारी रोटेट करती है ना, रोटेट मतलब कैसे करेगी, अपने जो एक्सेस पे है ऐसे घूमेगी, अपने एक्सेस पे घूम रही है, और रिवॉल्व करती है। रिवॉल्व मतलब एक पाथ को फॉलो कर रही है। तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स टूट गए। क्या हुए, प्लैनेट्स टूट गए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बोला अरे भाई ये क्या बात है? तो बोलो चलो ठीक है। ऑर्थर हॉलमी ने बोला भाई ये गड़बड़ कुछ तो बोल रहे हैं,
सबने इनको उठा के फेंक दिया और बोला कि सर आपकी कुछ थ्योरी में गड़बड़ी है। तो बोला कि अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या? मतलब एक ही था जिसका नाम था ऑथर हॉलमी, जो कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था। ये क्या बक रहे हो भाई? भाई लिखा है भाई, ठीक है। और ये ताली मार रहे थे। जो आई कहानी है वो हमारे दूसरे स्लाइड में है, तो हमें वो एक बार निकालना पड़ेगा। ज़रा सा निगाहें बनाए रखो, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ पार्ट 2, देखो इसमें है वो। तो पार्टी चालू कर रहे हैं। पार्टी चल रही थी वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त, लेकिन उसमें ऑथर हॉलमी ने क्या बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ बता रहे हो आप। तो ऑथर हॉलमी ने बोला कि ऐसे नहीं टूटे हैं वो, उसके पीछे रीज़न है। तो बोला बताइए, चले आप ही बताइए रीज़न क्या होता है। तो सब चीज़ एक्सेप्ट किया गया, बस एक चीज़ को छोड़ के। वो क्या था कि कॉन्टिनेंट कैसे टूटे थे, ठीक है। तो ऑथर हॉलमी ने बोला भाई साहब मैं बताता हूँ। ऑथर हॉलमी है, उन्होंने बोला 1930 की बात है ये, ठीक है। उन्होंने बोला, ऑथर हॉलमी नाम था, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई कन्वेक्शन करंट चलते हैं, मतलब एक्चुअली मैंने पढ़ाया है ये चीज़, लेकिन तुम देख लो यहाँ से ये टूट रहा है और यहाँ से कन्वेक्शन मेंटल के अंदर कन्वेक्शन सेल्स चलते हैं जो लगातार एक, देखो यहाँ पे पता ऐसे चल रही है, खटक खटक, इस वाले पॉइंट पे लगातार फोर्स पड़ रहा है यहाँ से, तो टूटती है। तो इसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। एकदम आसान शब्दों में हमने जान लिया कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होती है और कैसे इसको हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो बढ़िया है, ये चीज़ हमें समझ चुके हैं। अब उन्होंने बोला ना कि कन्वेक्शनल, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लावा निकलेगा और फैलेगा। तो लावा कैसे फैल रहा है ये चीज़ें हमें देखना है। तो वो किसने दिया, इनके स्टूडेंट का नाम था हैरी हेस। क्या नाम था? हैरी हेस। इन्होंने बोला सर आपने तो सही बोला सब कुछ, कन्वेक्शनल करंट चलता है, सब कुछ होता है, यहाँ से टूटता है, यहाँ से लावा निकलता है, लावा जाता कहाँ है? तो उन्होंने बोला हाँ भाई लावा जाता कहाँ है? तो लावा इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक रिज होती है जिसका नाम है मिड ओशियनिक रिज। ये लावा फैलता है ऐसे करके, और जो कॉन्टिनेंटल है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट है ये? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना ये, इसको धक्का मार के इधर करता है। मतलब कैसा है कि ऐसा है, देखो यहाँ पे ये हो गया पार्ट, ये हो गया पार्ट, होगा क्या, इसके बीच से जब लावा निकलेगा फैलेगा और क्या होगा, नया लैंड मास बनेगा। क्या नया लैंड बनेगा यहाँ पे? अरे यार क्या हो गया, नया लैंड फॉर्म बनेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल जब ठंडी होगी, जब ये ओशियनिक में होता है, ओशियन को तोड़ना मुश्किल है या फिर कॉन्टिनेंट को? ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो डेप्थ होती है कितनी होती है, 50 से 70 किलोमीटर उसका वृत्त होती है, और ओशियन में 5 से 30 किलोमीटर की होती है। तो आसान है तोड़ना, 5 ना, हाँ तो 5 को तोड़ेगा वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जब यहाँ से नया जो ये ओशियन में होगा, ठंडा हो जाएगा, तो नया लैंडफॉर्म बनेगा। तो नया लैंडफॉर्म क्या करेगा, जो कॉन्टिनेंट है उसको धक्का के पीछे की तरफ ले जाएगा, मतलब धक्का मार के उसको पीछे करेगा और पीछे हो जाएगा, मतलब कॉन्टिनेंट और पीछे हो जाएगा, और यहाँ से नया लैंडफॉर्म बनेगा। ये बताया था हैरी एच हेस ने। कब? 1960 में। कब डिस्कवर किया था? 1960 में। कि जो ये लावा बनता है, मिड ओशियनिक रिज होता है, ये ओशियन के अंदर बनता है, एक नया लैंडफॉर्म बनता है इससे, और कॉन्टिनेंट पीछे जाते हैं और उसको बोलते हैं ओल्ड, और इसको जो नए बने हुए हैं उसको बोलेंगे नया, नए को नए, पुराने को पुराना। वैसा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको दिया था हैरी एच हेस ने। कब दिया था? 1960 में। तुम्हें क्लियर है? होप सो क्लियर, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड है, पेस है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेट्स, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ तक अभी हम देख चुके हैं कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, क्या हुआ। अब देखो, अब अंदर भी प्लेट्स थी। प्लेट्स मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स, बचपन से पढ़ते हो ना, जो टकराने से भूकंप आता है, ये होता है वो होता है। तो हम वही देखने वाले हैं, प्लेट्स क्या होती हैं। प्लेट्स जिसके ऊपर खाना खाते हो ना, तुम्हारी प्लेट हो गई, इसके ऊपर तुम्हारा एक कॉन्टिनेंट बिछा दूँ मैं। कैसे बिछा दूँ? ऐसे बिछा दूँ। अब मैं इसको धक्का मारूंगा तो ये पूरी प्लेट हिलेगी ना, ऐसे ऐसे। कैसे हिलेगी? क्या ऐसे ऐसे हिलेगी? प्लेट हिल रही है क्या? जब प्लेट हिल रही है तो इसी को बोलेंगे भूकंप।
समझे कि अभी हम भूकंप अर्थक्वेक एक लाइन से पढ़ने वाले हैं। अब देखो कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं। सबसे आसान मेजर प्लेट्स याद करना, और जो नहीं मेजर प्लेट्स में आएगा वो माइनर प्लेट में आएगा। सिंपल सी बात है। तुमने कॉन्टिनेंट्स याद किए ना, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यही होता है। हाँ यही होता है। तो देखो इसमें कुछ दो तीन प्लेट जुड़ती हैं, बाकी सारी प्लेट्स वही है। पैसिफिक प्लेट मतलब पैसिफिक ओशन वाली प्लेट जो होती है उसे पैसिफिक प्लेट बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स में नॉर्थ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट जिसमें साउथ अमेरिका हो, साउथ अमेरिकन प्लेट। अंटार्कटिका जिसमें अंटार्कटिका हो, अंटार्कटिका प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट मतलब इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखो इंडिया 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 का है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिला के प्लेट बनाई गई, तो ये बन गई इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अफ्रीका में अफ्रीकन प्लेट। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल्स टू यूरेशिया। हाँ समझ गए। तो यूरोप और एशिया को मिला के जो है उसे बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत 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 बार आया है। देख लो नीचे क्या लिखा हुआ है। समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। और जो इसमें नाम नहीं आया ना, जिसका नाम इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो माइनर प्लेट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेजर प्लेट निकाल दो, माइनर प्लेट निकाल दो, तो तुम फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो इसको। कैसे करोगे? मेजर प्लेट के नाम याद कर लो। अगर माइनर प्लेट पूछा इसमें से ऑड कौन सा है, तो माइनर प्लेट जिसमें नाम तुम नहीं पढ़े हो वो बता देना। और पूछा कि इसमें से मेजर प्लेट कौन सा था, मेजर प्लेट तुम पढ़े ही हो। समझे क्या? चलो अब देखो, अब प्लेट्स की तीन तरह की मूवमेंट होती है। कितनी तरह की मूवमेंट होती है? तीन तरह की मूवमेंट होती है। कितनी मूवमेंट? तीन तरह की मूवमेंट। पहली डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है। देखो इधर देखो, डाइवर्जेंट मतलब ऐसे था, दूरी हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस। इसके बीच में क्या बन गया? दूरियां बन गई, खाई बन गई, है ना। उसे बोलेंगे डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होगा, ये दोनों ऐसे थे पहले और इसके ऊपर से चढ़ गए। अब क्या हुआ? ओवरलैप हो गया चीज़ों का, तो बन जाएगा तुम्हारा कन्वर्जेंट। ओवरजेंट लिखा है, कन्वर्जेंट पढ़ते हैं उसको, कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म मतलब ये हुआ कि एक एल था, एक लैंड था, एक लैंड था, हुआ कुछ नहीं, जस्ट वो स्लाइड कर गए। मतलब कैसे स्लाइड कर गए? देखो ऐसे थे और ऐसे स्लाइड कर गए, मतलब हल्का स्लाइड हो गए। और तुम्हें याद कैसे करोगे? डाइवर्जेंट, जब तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, मतलब क्या? खाई बीच में आ जाती है। कन्वर्जेंट, तुम रिलेशनशिप में रहते हो तो लड़की तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती है, मतलब क्या? गुस्सा करने लगती है, मारने लगती है, पीटने लगती है, तो उसे कन्वर्जेंट। ट्रांसफॉर्म मतलब कुछ होगा नहीं, बस तुम्हारे घर में पता चल गया, उसके घर में पता चल गया, दोनों घर में पता चल गया बातें। अब क्या होगा? भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है। क्या होना? कुछ नहीं है, आखिरी में कुछ नहीं होना है, शादी होने दी। शादी में ज़रूर आना, मूवी देखी होगी तुमने, लास्ट में कुछ नहीं हुआ, शादी हुई दोनों की, है ना। लेकिन जब उसका सक्सेसफुल हो गया, वो लड़की सक्सेसफुल हो गई तो भाग गई ना, दोनों घर में भूचाल आ गया, बाद में दोनों सक्सेसफुल हो गए, शादी हो गई, हुआ कुछ नहीं, बाद में शादी हुई। तो इसलिए वो बस फैमिलीज में भूकंप आ जाता है। तो भूकंप ट्रांसफॉर्म से आता है, कन्वर्जेंट से पहाड़ बन जाते हैं क्योंकि एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, और डाइवर्जेंट से खाई बन जाती है। नीचे देखो तीन तरह की मूवमेंट दिख रही है तुम्हें यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म दिख गया, डाइवर्जेंट दिख गया, कन्वर्जेंट दिख गया। अब देखो पहला कन्वर्जेंट। अब सब में ना हम तीन तरह के मूवमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी। जब लैंड लैंड में हो, लैंड ओशियन में हो, और ओशियन ओशियन में हो। सबसे पहले जब कॉन्टिनेंट मतलब लैंड में हो तो क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन बनेगा। क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन बनेगा। जब कॉन्टिनेंट ओशियनिक मतलब कॉन्टिनेंट लैंड और ओशियन में हो तो क्या बनेगा? फोल्ड और वोल्केनो माउंटेन। मतलब माउंट फ्यूजी जापान में है। जापान कैसे है? जापान किधर आता है? इसमें तो नहीं है, लेकिन जापान आता है ना एकदम फर्स्ट, जहाँ सनराइज होता है एकदम वहाँ पे बना हुआ है। आपके
ओशन के पास बना हुआ है, दोनों के बीच में जब टकराया तो फोल्ड माउंटेन बना जिसका नाम है माउंट फ्यूजी, और वो वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, ओशनिक तो मरियाना ट्रेंच बन गया। कन्वर्जेंट समझ रहे हो, एक दूसरे पे चढ़ जाना। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाना। ओशनिक ट्रेंच बन गया, बीच में मतलब वो मरियाना ट्रेंच बन गया। समझे क्या? चलो कन्वर्जेंट समझे। कॉन्टिनेंट मिले तो फोल्ड माउंटेन, कॉन्टिनेंट ओशियन बना फोल्ड माउंटेन प्लस वॉल्केनो। ओशनिक बने तो ट्रेंच बन जाता है। ठीक है क्या? समझ गए क्या? बढ़िया। डाइवर्जेंट हम दो प्रकार के होते हैं, एक ओशियन में, एक लैंड में। ठीक है, जब ओशियन में होता है तो बनता है मिड ओशियनिक रिज, जिसको तुम बोलते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? अभी हमने देखा था, किसने दिया था? हैरी एच हेस ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। ठीक है ना। मिड ओशियनिक रिज बनता है, ये बनाती है तुम्हारी, देखो यहाँ दो अलग अलग हो गए ना, बीच में क्या बन गया? मिड ओशियन। ये ओशियन में नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉन्टिनेंट हो रहा है तो रिफ्ट वैली बन गया। देखो नीचे लिखा हुआ है, जब कॉन्टिनेंट के बीच में दरार पड़ जाती है तो खाई बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। देखो यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दोनों के अलग अलग हो गए तो क्या बन गया? रिफ्ट वैली बन गया। समझ गया ना। और जब यही चीज़ ओशियन में हो तो मिड ओशियनिक रिज बन जाती है। क्या होगा? फटेगा, लावा निकलेगा, एक नया लैंडफॉर्म बन जाएगा, उसे बोलेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किसने दिया था? हैरी एच हेस ने दिया था। कब दिया था? 1960 में दिया था। वेरी 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 गुड। तीसरा, ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या बनता है? कुछ नहीं बनता। क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। क्या होता है इसमें? बस अर्थक्वेक आता है, टेम्पररी अर्थक्वेक आता है। ठीक है क्या? एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। डाइवर्जेंट मतलब एक के ऊपर चढ़ जाना। इसमें तीन तरह के, कॉन्टिनेंट से फोल्ड माउंटेन, कॉन्टिनेंट ओशियन से फोल्ड प्लस वॉल्केनिक माउंटेन, ओशियनिक से ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है? ओशियनिक डाइवर्जेंट से क्या बनता है? मिड ओशियनिक रिज बनता है। कॉन्टिनेंट से रिफ्ट वैली बनता है। और ट्रांसफॉर्म से क्या बनेगा? अर्थक्वेक आएगा। कुछ बनता नहीं नया, बस एक अर्थक्वेक आएगा और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का तुम्हारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ये जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। मतलब प्रैक्टिस ऐसी करो कि कभी तुम जीते ही नहीं हो जीवन में, और परफॉर्मेंस ऐसा दो जैसा कि तुम कभी जीवन में हारे ही नहीं हो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है। मे योर पाथ इज हार्डर बिकॉज योर कॉलिंग इज हायर। मतलब तुम्हारे पाथ हो सकते हैं मुश्किल हो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल भी तो आसान नहीं है भाई। ठीक है, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने और तुम्हारे हार्डवर्क। अभी भी 1 महीना भी नहीं बचा ढंग से एग्जाम के लिए और तुम अभी भी सोना चाहते हो। छी, लानत है तुम पे। चलो, इस 2 मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। तुमसे मैं विदा लूँगा और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जीवन को कुछ सीखते रहो और उसको अपने जीवन में उतारते रहो, क्योंकि उतारना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टिल देन साइनिंग ऑफ, अनमोल आशीष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। और कल हम अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमें कैसे पता चला कि अंदर क्या है, और रॉक और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ तुमसे मैं विदा लेता हूँ। इजाज़त दो अपने अनमोल भैया को कि नए लेक्चर लाएं और रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करते रहें। टिल देन साइनिंग ऑफ, अनमोल आशीष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और तुमसे मेरा एक सवाल, हाउ इज़ द जोश ऑफिसर्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जीतोगे तुम लोग, मुझे यकीन है तुम पे।